साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग प्रैक्टिस सेट टेस्ट 1 देखने जा रहे हैं। पीसीएस मंत्रा जो 3.0 निकाले हैं अभी हाल ही में बुक के फॉर्म में, तो इसमें टोटल 10 टेस्ट हैं। आज ये हमारा पहला टेस्ट रहेगा और सारे टेस्ट हम देखेंगे एक एक करके विथ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो समय कम है और देखना सारे हैं, तो फटाफट सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल में मिलने प्रारंभ हुए? तो मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण युग में मिलने प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैंधव स्थलों और उनकी स्थिति में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। मांडी है मुजफ्फरनगर में, सही है। हुलास बागपत में नहीं है, बल्कि हुलास है आपका सहारनपुर में। कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक है, सिनौली बागपत में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला है, अतिथि देवो भव वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अतिथि देवो भव ग्रंथ तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तरीय उपनिषद जो है यजुर्वेद का एक उपनिषद है। ठीक है, उसी से लिया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भदयानीय उप संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय धर्म से है था? तो इसका जो है संबंध था बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। भदयानीय उप संप्रदाय का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, पहला है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रमुख संत अलवार कहलाते थे। इनकी संख्या 63 थी। 63 नहीं थी, गलत है, इनकी संख्या 12 थी। कितनी थी? 12 थी। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है, केरल के राजा कुलशेखर स्वयं प्रमुख अलवार संतों में से थे, एक थे, सही है। तिरुमंगई एक प्रसिद्ध अलवार संत थे जो कि संत बनने से पूर्व डाकू थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में किस शासक के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था? तो ये है उदयन जेरल के बारे में ऐसा प्रसिद्ध कथन है कि उसने महाभारत में युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला है, आयोग के प्रयाग स्तंभ लेख में इनमें से किस सम्राट के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रयाग स्तंभ लेख में नाम जो है उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है, अच्छा पूछा है कि किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला है, उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया और सिंधु के पार पेशावर तक राज्य का विस्तार किया। इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उसने दोआब क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। बस इसी से आपको आइडिया लग जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक सही है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था देवराय प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? देवराय प्रथम द्वारा तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया लागू करने की मांग की थी? तो ये थे अब्दुल कद्दूस गंगोही। ये अब्दुल कद्दूस गंगोही थे। इन्होंने बाबर और सिकंदर लोदी को पत्र लिखा था कि भारत में शरीयत कानून से जो है शासन किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन जिन्हें अकबर के दरबार में जरीन कलम के नाम से जाना जाता था वह थे, तो वह एक सुलेखक थे। ठीक है, सुलेखक थे, कई सारी रचनाएं लिखते थे, तो उन्हें जो है अकबर उन्हें जरीन कलम के नाम से पुकारता था। ठीक है, तो नाम था मोहम्मद हुसैन, ये कश्मीर के थे। ऑप्शन सी सही है। अगला है, निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण है या है? तो यह क्या है? यह गियासुद्दीन खिलजी के समय एक पाक कला संबंधी पुस्तक है। उसमें खाना बनाने की अलग अलग शैलियों का सचित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, तो निमतनामा जो है सचित्र पांडुलिपि भारतीय फारसी शैलियों का मिश्रण है या गियासुद्दीन खिलजी के समय पाक कला संबंधी एक पुस्तक थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं,
अगला है दीवाने मख्फी। दीवाने मख्फी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जेबुन्निसा। किसके द्वारा? जेबुन्निसा जो है दीवाने मख्फी नाम से कविताएं लिखती थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो है अकबर की सहायता जेबुन्निसा करती थी, तो इनके फादर ने इनको जेल पे डाल दिया था। तो जेल में रहते हुए जो है इन्होंने वो ये सारी कविताएं दीवाने मख्फी नाम से लिखती थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? तो ये जो है 1717 में जो है बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है 1757 के प्लासी के युद्ध के समय किसने साजिश के फलस्वरूप सिराजुद्दौला का साथ छोड़ रॉबर्ट क्लाइव का साथ संधि कर ली? तो वो एक ही थे, मिर्ज़ा जाफ़र। ठीक है, मिर्ज़ा जाफ़र ने ऐसी हरकत की थी कि उसने जो है सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि कर ली थी। ऑप्शन सी सही है। अगला है कौन सा मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो द्वितीय मैसूर युद्ध जो था वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, यानी 1784 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। उसी साल जो है मैंगलोर की संधि हुई, उससे जो है द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला कथन है हमारा स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके इतने सारे नाम हैं स्थायी बंदोबस्त के, ये जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। दूसरा है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत किया था। सही है। या रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लागू किया गया था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहकर पुकारा? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। उन्होंने ड्रेन थ्योरी जो है दी थी, उसका प्रतिपादन किया था, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है गवर्नर जनरल और उनके साथ समय हुए कार्य के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है बीएचयू की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय। सही है। सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय। सही है। अम्ब्रेला अभियान लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय। सही है। एएमयू की स्थापना यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय नहीं हुई थी, बल्कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय एएमयू की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रांति का नेतृत्व किया था शाहमल ने। किसने? शाहमल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किया था, शाहमल ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस मुस्लिम सुधारवादी नेता को ने खुद को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक मुस्लिम सुधारवादी नेता था जिसने खुद को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था, तो वो नेता था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रॉलेट समिट के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? रॉलेट समिट के सदस्यों में जो शामिल नहीं थे वो थे जमनालाल दास, बाकी बेसिल स्कॉट, कुमार स्वामी और बर्ने लाबर्ट जो है ये तीनों शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। रॉलेट समिट के सदस्यों में शामिल नहीं था जमनालाल दास। ठीक है, ऑप्शन डी है। अगला है जनजातीय लोगों के संबंध में सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किया गया था ठक्कर बप्पा के द्वारा। किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा के द्वारा। ठीक है, ये गांधी जी के साथ सहयोग में रहे हैं, तो इस वजह से जो है जब हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई उसके बाद से जो है इन्होंने जो है हरिजनों को आदिवासी शब्द से सूचित करना शुरू किया। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड माउंटेनबेटन का वास्तविक नाम क्या था? तो लॉर्ड माउंटेनबेटन का वास्तविक नाम था बैटनबर्ग। ठीक है, बैटनबर्ग था पहले इनका नाम, बाद में किसी के कहने पे इन्होंने अपना नाम चेंज करवा के लॉर्ड माउंटेनबेटन रख लिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है
आर्कियोजोइक महाकल्प की चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव होता है, सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में हुई थी, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा है इसी महाकल्प में जीवों का पदार्पण स्थल भाग में हुआ, नहीं, स्थल भाग में नहीं हुआ बल्कि सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, सही है। दबाव बढ़ने से इस घनत्व में वृद्धि होती है, ये भी सही है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चट्टान की परतों के बीच लावा के गुब्बदाकार जमाव को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लाइकोलिथ। क्या कहा जाता है? लाइकोलिथ कहा जाता है। जब लावा निकलता है बाहर तो वो जो है सतह पर जमा होने लगता है, तो गुब्बताकार अगर जमा होता है तो उसको लाइकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही है। अगला है डागर बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्यान क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये है महाद्वीपीय मग्न तट के भाग होते हैं। डागर बैंक और जॉर्जेस बैंक जैसे मत्स्यान जो क्षेत्र होते हैं वह महाद्वीपीय मग्न तट के भाग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, सही है। दूसरा है महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, गलत है। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि ये पाई जाती है कर्क रेखा मकर रेखाओं के समीप पाई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा के आसपास बारिश लगातार होती है, तो वहाँ का पानी जो है शुद्ध होता रहता है, तो इस वजह से लवणता वहाँ कम हो जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो है महासागरों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? ठीक है, ट्रोपोपॉज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? पहला है यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, गलत है। यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल नहीं बल्कि ओजोन की जगह क्या हो जाएगा? समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल को ये अलग करता है। पहला ही गलत है। दूसरा सही है, यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, लाल सागर निम्न में से कौन यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं? तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर एशिया की सीमा बनाते हैं, लेकिन लाल सागर जो होता है वो एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाता है। आप लाल सागर को देखिए, जो है पनामा नहर वो स्वेज नहर है, और लाल सागर वो जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी ईरान में है, नहीं, ईरान में नहीं है बल्कि ये इराक में है, ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा है फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही सुमेलित कौन सा है? तारिम बेसिन चीन में है, सही है। मेनान का मैदान इंडोनेशिया में नहीं है, मेनान का मैदान आपका है थाईलैंड में। कहाँ है? थाईलैंड में है मेनान का मैदान, तो दूसरा गलत है। तीसरा है इरावती का मैदान म्यांमार में है, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है भारत का देशांतरिक विस्तार लगभग 30 डिग्री है, सही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, बिल्कुल, किबुथी नाम है उसका जगह का, ठीक है।
तीसरा है भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है, नहीं 6 नहीं बल्कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो रही है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, तो यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, सही है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, गलत है, क्योंकि अवसादी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? आग्नेय। ये जो है आर्कियन युग की आग्नेय जो है चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय लिखा है और शादी की जगह आग्नेय साफ साफ लिख देते हैं, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, तो तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है अनाईमुड़ी केरल में है, सही है। गुरु शिखर राजस्थान में है, कालसुई बाई महाराष्ट्र में है, सही है। डोडा बेट्टा कर्नाटक में नहीं है, ये जानते हैं। डोडा बेट्टा आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में है डोडा बेट्टा, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों से संबंधित नहीं है? पहला है ये सतत वाहिनी नदियाँ होती हैं, बिल्कुल। हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो हिमान मतलब बर्फ़ के पिघलने से जो निकलती हैं और कुछ पहाड़ों से निकलती हैं। ठीक है, तो ये सतत वाहिनी होती हैं, ये सही है। इनमें मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ये गाद यानी सिल्ट का अपवाह नहीं करती, करती हैं, नहीं होगा, करती हैं। ठीक है, तो तीसरा ये हमारा गलत है, सी गलत है। इसके जलग्रहण क्षेत्र बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना देश की पहली नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है देश की पहली नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्व मानसून वर्षा को केरल में स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? तो स्थानीय तौर पर इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम जो दोनों है, इसको जो है कर्नाटक में कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और काफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून आता है कर्नाटक में। और बरदौली छीड़ा जो है असम में कहा जाता है। कहाँ पे? असम में कहा जाता है। और काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम आपको कर्नाटक में कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है काली मृदा ब्लैक सॉइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इनमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, सही है। इनका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, यह भी सही है। इसे रेगुर कहा जाता है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के सदाबहार वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं? सदाबहार वन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें पश्चिमी घाट है, हिमालय की तराई है और असम के पर्वतीय, तीनों हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के सदाबहार वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट में, हिमालय की तराई में और असम के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से एक है सत्यमंगलम। ठीक है, सत्यमंगलम आपका तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा जो है तीनों कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो वो गैस होती है रेडान। रेडान जो है, रेडान की मात्रा अधिक हो जाती है जब वायुमंडल में भूकंप आने वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है इस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री बी सी रमन थे, दूसरा गलत है। बी सी रमन नहीं थे, बल्कि इस समय जो है कौन थे? सी सुब्रमण्यम थे, सी
सुब्रमण्यम थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? श्री सुब्रमण्यम थे। फिर तीसरा है हरित क्रांति के संबद्ध प्रमुख कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। तो तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की बालाघाट छिंदवाड़ा पेटी निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व से संबंधित है? मतलब कौन सा खनिज वहाँ उत्पादन होता है मध्य प्रदेश की बालाघाट छिंदवाड़ा पेटी में? तो वो होता है मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शाही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है नेवेली ताप विद्युत गृह, ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कोरबा ताप विद्युत गृह, उड़ीसा में नहीं है। कोरबा जानते ही हैं छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा की जगह। तो दूसरा ही हमारा सुमेलित नहीं है, मतलब बी सुमेलित नहीं है। सी है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। और रामगुंडम ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित में से कहाँ पर एक लौह इस्पात कारखाने की स्थापना नहीं की गई है? तो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ नहीं की गई है? तो ये नहीं की गई है बोकारो में। ठीक है, ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये जो तीनों हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, लेकिन बोकारो जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इस बार की जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, बिल्कुल सही है। यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है, ये भी सही है। जनगणना कार्य हेतु भारत के जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली हैं, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना दर 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कुरंग कुमे है। ये कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश का एक जो है जिले का एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ पे जो है लगभग 110% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड। ठीक है, जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला है 9 दिसंबर 1946 को होने वाली संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया? नहीं, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, बल्कि इसका बहिष्कार किया था। ये याद रखिएगा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली थी उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, दूसरा है संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि वयस्क मताधिकार नहीं बल्कि सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है। दूसरा भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां भाग 9 का खा में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं 9 का का में है, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, बल्कि जो है अधिकरण है 14 का में, भाग 14 का में जो है अधिकरण है। तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 6 वर्ष का कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। किसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा,
हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें से प्रश्न जरूर आता है। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची के विषय में, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची को मिलाना है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। देखिए, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन, ये जो 18 वर्ष लिखा है, ये 18 वर्ष यहाँ होगा, ठीक है। मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, कौन से संविधान संशोधन से? तो 61वें संविधान संशोधन से। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है 38वें संविधान संशोधन से आई, और फिर राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया 18वें संविधान संशोधन परिसीमन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, सही है। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ये भी सही है। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था, तो वही रिंग करने लगा था। तो हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो है इसका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो संचित निधि का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत, ठीक है। भारत में एक संचित निधि होगी, इसका जो है अनुच्छेद 266 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, बिल्कुल सही है। उच्चतम अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, सही है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय को अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, है तो सही दोनों, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद एक तरफ दिया गया है, एक तरफ प्रावधान दिया गया है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं? अनुच्छेद 243 का सी पंचायतों की संरचना का प्रावधान है, सही है। 243 डी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों के करारोपण की शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 आई सदस्यता के लिए निर्भरताएं नहीं होती हैं। अनुच्छेद 243 आई संबंधित है पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 62 में है पद रिक्त होने पर निर्वाचन की अवधि, ठीक है। और साथ साथ जो है अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है, संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक का प्रावधान करता है, सही है।
यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, गलत है। यह संसद के किसी भी सदन नहीं बल्कि केवल लोकसभा में, ठीक है, जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत सारे लोगों ने गलत करके आए हैं, तो याद रखिएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक का प्रावधान लाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा है, राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। तो तीसरा हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषदों के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रावधान अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। यह अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 60 पहला दिया गया है। अनुच्छेद 60 संबंधित है राष्ट्रपति की शपथ से। किससे? राष्ट्रपति की शपथ से। अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। किससे? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से है। अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाने से, और अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपालों की नियुक्ति से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई है, सही है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया है। 5वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन नहीं है, बल्कि 5वीं की जगह किसमें है? राज्यसभा में सूची का आवंटन, वो है 4थी में। किसमें? 4थी। तो ऑप्शन हमारा डी जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण किया गया है लखनऊ में। याद रखिएगा, पैथोजन रिडक्शन मशीन। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्न में से किस शहर में आयोजित नहीं होगा? तो ये आयोजित नहीं होगा आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि लखनऊ, गोरखपुर और बनारस में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां एवं उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि जो सब दिया है इनमें ये नहीं होगा, बल्कि रानीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 53वां, मतलब भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। उसके पहले दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीनों जो है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया। राज्य योजना आयोग को पुनर्गठन के बाद किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा राज्य परिवर्तन आयोग के नाम से। किससे? राज्य परिवर्तन आयोग के नाम से। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है। यह फ्लोटिंग सोलर संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है औरैया जिले में। कहाँ पे? औरैया जिले में। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें, ठीक है, और फिर इसके हिसाब से उत्तर देना है। पहला है, एक लंबी अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से महासागरीय अम्लीकरण होता है, सही है। वायुमंडल से CO2 के अवशोषण के कारण समुद्र के पीएच मान में कमी आती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCHE जो है इसकी स्थापना 1976 में नहीं बल्कि 1972 में होती है। कब होती है? 1972 में। तो पहला है ये हमारा सुमेलित नहीं है,
बाकी जो हैं देख लेते हैं। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED 1992, ठीक है। वियना कन्वेंशन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो ये याद करके चलिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन इनोवेशन के संबंध में क्या असत्य है। मिशन इनोवेशन अगर आपने पढ़ा है तो जो है देख लेते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सर्वसुलभ बनाने के लिए एक वैश्विक पहल है, सही है। इस मिशन का प्रारंभ पेरिस समझौते 2015 के साथ हुआ है, ये भी सही है। भारत इसका सदस्य नहीं है, गलत है। भारत इसका सदस्य है, ठीक है, नहीं बल्कि है। ये भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है, ये जरूर याद करके जाइएगा। तो ऑप्शन सी हमारा असत्य है। डी है, इस मिशन के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में निवेश और कार्यवाही को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ किससे संबंधित है। तो मिशन लाइफ संबंधित है आपके पर्यावरण संरक्षण से। याद करिएगा, याद रखिएगा, जन आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया गया है मिशन लाइफ, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, कार्बन बॉर्डर टैक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कार्बन बॉर्डर टैक्स के संबंध में कौन सा असत्य है। पहला है, यह एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन कर है, सही है। यह जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर आरोपित होता है, ये सही है। इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू उत्पादन के मध्य समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। फिर अगला है, भारत कार्बन टैक्स को समर्थन देने वाले देशों में शामिल है, गलत है। समर्थन नहीं देता है, बल्कि भारत जो है कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। जैव विविधता कन्वेंशन CBD कब हुआ था, तो CBD हुआ आपका 1992 में। फिर साइट कन्वेंशन हुआ जो है ये 1973 में हुआ। कब हुआ, 1973 में। मिनीमाता कन्वेंशन आपका होता है 2013 में, और स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है आपका 2001 में। कब, 2001 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया। तो ट्रेडिंग व्यवस्था है ये, तो इसका विचार दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का विचार दिया गया। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु स्थिति स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन संगठन जारी करता है। तो प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। किसके द्वारा, WMO के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में सभी प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वो क्रिया होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में जो है जो जीव होते हैं वो एक दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, लवण युक्त पर्यावरण के प्रति अनुकूल पौधों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लवण युक्त पर्यावरण के प्रति अनुकूल पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल बायोस्फीयर के घटक में शामिल है। तो बायोस्फीयर के घटक में शामिल होते हैं उत्पादक, अपघटक, अजैविक पदार्थ, उपभोक्ता, यानी सारे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी सही हो जाएगा। बायोस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है, जैव मंडल के घटक में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निकेत यानी नीश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था जोसेफ ग्रेनेल के द्वारा। किसके द्वारा, जोसेफ ग्रेनेल के द्वारा सर्वप्रथम निकेत शब्द का प्रयोग किया गया था। एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम का प्रयोग किया गया था। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और ए नोर्स के द्वारा जैविक विविधता, ना कि जैव विविधता। ए नोर्स पूछे तो जैविक विविधता, क्या जैविक, जैव नहीं, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले, विविधता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि स्टोन प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की स्टोन प्रजातियों के बारे में देखना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला कथन है ये समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं, बिल्कुल सही है, ये समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं। दूसरा है समुदाय में अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें संरक्षित किया जाना अनिवार्य नहीं है, नहीं शब्द नहीं होगा, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पारितंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पारितंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है इसमें जैविक और अजैविक दोनों कारक परस्पर अनुक्रिया करते हैं, सही है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है यह एक बंद तंत्र का उदाहरण होता है, बंद तंत्र नहीं बल्कि ये एक खुला तंत्र होता है। पारितंत्र जो होता है वो खुला तंत्र होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बी हमारा यहाँ पे सही नहीं है। सी है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय गति से होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, सही है। और इसमें पदार्थों का चक्रीय गमन होता है, ये भी सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसके संबंध में पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, पहला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है, सही है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी सही है। फिर प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि घटती नहीं, जो घटती लिखा है उसकी जगह हो जाएगा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। डी है उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, तो डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर कितना अनुमानित है। तो जीडीपी विकास दर अनुमानित किया गया है आपका 7%, कितना 7%। ठीक है, 7% अनुमानित किया गया है, ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान में भारत की कितनी जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। तो ये ग्रस्त है 16.4%, कितनी 16.4% जो है वर्तमान की जनसंख्या है जो बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो है ग्रस्त है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न केंद्रीय बजट 2023-24 के द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कितना बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष, कितना 1 वर्ष, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की घोषणा किसके लिए की गई है। तो ये की गई है एग्री स्टार्टअप के लिए। एग्री स्टार्टअप के लिए जो है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की जो है घोषणा की गई है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में किस समिति द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण हेतु संशोधित मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड अपनाने की अनुशंसा की गई है। तो ये अनुशंसा की गई है सी रंगराजन समिति द्वारा। किसके द्वारा? सी रंगराजन समिति द्वारा जो है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु संशोधित मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यानी MMRP अपनाने की अनुशंसा की गई है, ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण किसी देश की विनिर्माण प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस जो है देश की विनिर्माण प्रक्रिया में जो है गिरावट आने लगती है, साथ साथ जो है प्रतिस्पर्धा भी घट जाती है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। पहला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्यालय पेरिस में है, सही है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है, सही है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है सही नहीं है। डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC, सही है। ठीक है, तो सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में वैल्यू एडेड टैक्स वैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, भारत में वैट का प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को किया गया था। गलत है। क्यों? क्योंकि 2006 नहीं बल्कि 2005 में ये प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसे एल.के. झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसको जो है एल.के. झा समिति की अनुशंसा पे नहीं बल्कि असीम दास गुप्ता नाम था। ठीक है, असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर इसे लागू किया गया था, तो दोनों गलत है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कथन सत्य है तो कोई सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN व्यवस्था के संबंध में असत्य क्या है? HSN जो है दरअसल एक तरह का कोड होता है। तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है व्यवस्था के संबंध में क्या सत्य है? पहला है, इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO द्वारा 1988 में अपनाया गया था। सही है। भारत में HSN कोड GST और सीमा शुल्क दोनों पर लागू होता है। सही है। भारत में 5 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायों को 4 अंकों का HSN कोड प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। गलत है। क्यों? क्योंकि वो 4 अंक नहीं है बल्कि 6 अंक होते हैं। HSN कोड में 6 अंक होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर डी है हमारा, यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागत को कम करती है। तो ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, मसाला बॉन्ड विदेशी बाजारों से धन जुटाने हेतु भारतीय मुद्रा रुपए में जारी किया जाता है। सही है। मसाला बॉन्ड केवल किसी भारतीय इकाई कॉरपोरेट संस्था द्वारा जारी किया जाता है। यह भी सही है। दोनों सही हैं। ठीक है, पहला दूसरा। तीसरा है, पहला मसाला बॉन्ड सन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु जारी किया गया था। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2017 नहीं बल्कि 2014 में। कब? 2014। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है पूछा है। होलोग्राफी का प्रयोग जो होता है किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन करने के लिए। हारोलॉजी जो होता है वो क्रिस्टलों का परमाणु संरचना का अध्ययन करने से नहीं होता है, बल्कि हारोलॉजी का जो है उपयोग होता है समय मापन का अध्ययन करने के लिए। क्या? समय मापन का अध्ययन करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा। समय मापन का अध्ययन करने के लिए जो है हारोलॉजी का यूज किया जाता है। तो सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं। एपिग्राफी शिलालेख का अध्ययन और सीरेन DPT का जो है अचानक हो जाने वाली खोज। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसके गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ग्रेविटी सेंटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ग्रेविटी सेंटर पर प्रभाव पड़ेगा कि भार की ओर हट जाएगा। ठीक है, जो केंद्र होगा वो भार की ओर चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस घटना के कारण बनता है? प्रश्न देख लिए, अब देख लीजिए। ये बनता है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, तीनों से, मतलब डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है वर्षा के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही सुमेलित है। ठीक, सोडियम का अयस्क ट्रोना होता है। सही है। कापर का अयस्क कैलोमल नहीं होता बल्कि पारा का अयस्क, कापर नहीं बल्कि पारा का अयस्क जो है कैलोमल होता है। एल्यूमिनियम का जो है कैसीटेराइट नहीं होता है बल्कि कैसेटेराइट होता है। किसका? टिन का कैसेटेराइट होता है। ठीक, तो ऑप्शन दूसरा तीसरा गलत है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम विद्यमान होता है जिप्सम में। किसमें? जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है।
अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस होती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन होती है, जो कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ओजोन जो है कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, सही है। सल्फर का प्रयोग फंगिसाइड के रूप में होता है, सही है। ग्राफीन का प्रयोग जो है आतिशबाजी के रूप में नहीं होता है, बल्कि ग्राफीन का प्रयोग जो है कंप्यूटर उपकरण बनाने में, जैसे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, उसमें जो है ग्राफीन का उपयोग होता है। आतिशबाजी के रूप में जो है हम लोग फास्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। सिलिकॉन जो है कृत्रिम हीरा के निर्माण में प्रयोग होता है, तो डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2004 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, डिफेंस पार्क आपका लखनऊ और कानपुर और जो है झांसी में है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, गोरखपुर में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आपका आगरा में है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में है, ये सही है, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में है। और नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, ना कि लखनऊ में। ठीक है, तो डी हमारा गलत है, बी गलत है, ए गलत है और सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है। कांच फिरोजाबाद में जानते ही हैं, लकड़ी का काम सहारनपुर में, ये सही है। चिकन करी लखनऊ में, ये भी सही है। टेरिकोटा मिर्ज़ापुर में नहीं, बल्कि टेरिकोटा आपका जो है गोरखपुर हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, गोरखपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, कौन सा मेला कहाँ लगता है या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये देखना है। तो परिक्रमा मेला आपका लगता है अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, आयुर्वेद मेला आपका लगता है झांसी में। कजरी महोत्सव जानते ही हैं, मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। और ध्रुपद जो है वाराणसी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन वाला जिला भदोही। कौन सा है? भदोही। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन तथा दूसरे कथन कारण दिए गए हैं। ठीक है, पहला है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि मानव अंग जो है सभी अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक बीजों पर संग्रहित हो और कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? तो वह होता है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस जो होता है वो बीजों पर संग्रहित होता है और कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की जीर्णता को विलंबित करता है? तो वो होता है साइटोकाइनिन। जो है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन पौधों की जीर्णता को विलंबित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। भिंडी क्रूसीफेरी कुल की नहीं होती, बल्कि मालवेशी की होती है। किसकी? मालवेशी की। मालवेशी, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आलू सोलेनेसी कुल का होता है, गाजर अम्बेरली पेरी कुल की होती है और सीताफल कुकुरबिटेसी कुल की होती है। ठीक है, पहला हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा में मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है? तो वह अध्ययन किया जाता है फ्रीनोलॉजी। कौन से? फ्रीनोलॉजी के तहत मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, केंद्रीय तंत्र का विकास भ्रूण की किस कोशिका से होता है? तो वह होता है आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है से
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास भ्रूण का जो है एक्टोडर्म कोशिका से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। पहला है गम्बूसिया। गम्बूसिया होता है मच्छर मीन, मतलब मछली की तरह, जो मच्छर की तरह जो है मछली होती है। एक्सोसीटस सर्प मीन नहीं होती, बल्कि एक्सोसीटस जो होती है वो होती है उड़न मीन, मतलब उड़ने वाली जो है मछली, उड़न मीन होती है एक्सोसीटस। साइबियम समुद्री मीन होती है, सही है। और राइनोबिटस गिटार मीन होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 दी गई है। ग्लाइकोजन का संबंध मानव यकृत में संचित होता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ? मानव यकृत में संचित होता है। लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, फैक्टोज आपका मोनोसैकेराइड होता है। और प्रोटीन आपका रेशम का धागा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वशीय अम्ल मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य होता है? तो सर्वाधिक अनिवार्य जो है वसा अम्ल होता है वो होता है लाइनोलीक अम्ल। कौन सा? लाइनोलीक अम्ल जो होता है वो सर्वाधिक अनिवार्य होता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से सही सुमेल है। सही सुमेल है, ठीक है, सिलियक। सिलियक होता है विटामिन डी की कमी से, ना कि सी की कमी से। पहला गलत है। जीरोथैलेमिया रोग विटामिन डी की कमी से नहीं होता, बल्कि विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से। एनीमिया फोलिक एसिड की कमी से होता है, सही है। पेलाग्रा विटामिन B5 नहीं, बल्कि विटामिन B3 की कमी से होता है। किससे? विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, जो कि सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कैल्शियम का है? तो कैल्शियम का कार्य जो होता है वो होता है रक्त जमने में सहायता करना, अस्थियों व दांतों का निर्माण और नाड़ियों को स्वस्थ रखना। वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है फास्फोरस सहायता करता है। कौन सा? फास्फोरस की सहायता से वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फास्फोरस की सहायता से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो टिटनेस रोग होता है आपका जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। ऑप्शन बी सही है। अगला है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में किया गया था। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम थी। तो उसकी थीम रही है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? पहला है, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, सही है। वीर बाल दिवस 26 नवंबर, सही है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ये भी सही। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको किया गया है एकतानगर, गुजरात में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए। अगला है, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक इस्पात उद्योग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो इसने जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान पहले दूसरे नंबर पे होता था, आजकल भारत दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये जो है किया गया है न्यू जर्सी में। कहाँ पे? न्यू जर्सी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी पर भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज स्थापित किया जा रहा है? तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो सीएनजी टर्मिनल आपका स्थापित किया गया है भावनगर, गुजरात में। कहाँ पे? भावनगर, गुजरात। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के संबंध में सही कथन है। पहला कथन है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। सही है। दूसरा है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। यह भी सही है। तीसरा है, यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। गलत है, बल्कि ये 4था टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। सही है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। यह भी सही है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि 4था टाइगर रिजर्व, अभी पीछे मैंने बताया। तो तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी सही हो जाएगा। सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। पहला है, देश का दूसरा नैनो लिक्विड यूरिया खाद प्लांट प्रयागराज में स्थापित किया गया है। सही है। दूसरा है, ठीक है, देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया खाद प्लांट गुजरात में, ना कि मध्य प्रदेश, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इंदौर में स्थापित नहीं बल्कि गुजरात के कलोल में स्थापित। कहाँ? कलोल। ठीक है, अगर कोई तोतला बच्चा है और करोड़ उससे बोलने को बोलेंगे तो वो बोलेगा कलोल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही नहीं है। ठीक है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश के आंवला में नैनो खाद प्लांट की स्थापना की जा रही है। सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की जा रही है? तो ये स्थापना की जा रही है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर सर्किट पर विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में की गई है, इस सर्किट में शामिल है। तो इस सर्किट में शामिल हैं महू, मध्य प्रदेश, जहां उनका जन्मस्थल था, लंदन, जहां शिक्षा की ग्रहण की, मुंबई, जहां उनको जो है उनके जो वो थी बॉडी थी उसको जो है वो किया गया, मतलब जो राख निकलती है, फिर नागपुर महाराष्ट्र में जो है, और दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब सारे सही हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। कितनी? 12 है। कितनी? 12। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में कहाँ पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित करने की घोषणा की गई है आपके राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन हमारा बी सही है। ये ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एड्रेस सिटी बनने जा रहा है, वो है इंदौर। एड्रेस सिटी का मतलब क्या हुआ? एड्रेस सिटी का मतलब हो गया कि हर घर का एक यूनिक आईडी नंबर होगा जिससे कोई भी उनके घर को सर्च कर सकता है लोकेशन के साथ। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है आपके आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है ये। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
अगला है ऑपरेशन गियर बॉक्स, संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संबंधित है खुफिया निदेशालय से, ऑपरेशन ग्रीन बॉक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है, उसका एक गांव है जिसको देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो ये विलेज है आपका त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? तो गति शक्ति पोर्टल को सबसे पहले लॉन्च किया था गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। रोजर बिन्नी को जो है हाल ही में BCCI का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत में। कहाँ पे? भारत में किया गया है। ठीक, तो ये हो चुका है फीफा अंडर से महिला विश्व कप 2022। तो इसका जो है विजेता कौन रहा है? तो विजेता इसका रहा है स्पेन। कौन सा? स्पेन इसका विजेता रहा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया था। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया था दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार है हमारा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। हैदराबाद को भारत के हाल ही में जो है शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह सारे टेस्ट आ जाएंगे एक एक करके, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।